नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी यूएई में थे। अबू धाबी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह कर के चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश की है कि भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की योजना बना रहा है। चार कारण बताए हैं शाह महमूद कुरैशी ने। उन्होंने कहा कि एक तो कश्मीर की जो सिचुएशन है, दूसरे जो किसानों का ऑन गोइंग प्रोटेस्ट चल रहा है, तीसरे जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है, और दूसरे वो कहते हैं कि द स्टेट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया। इन चार कारणों से ध्यान बटाने के लिए भारत पाकिस्तान पर अटैक करने के बारे में सोच रहा है या स्ट्राइक करने के बारे में सोच रहा है, छोटी मोटी किसी तरह की उनके दिमाग में। और उनका ये दावा है कि जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं हमारे, उनसे मुझे ये जानकारी मिली है। चार कारण वो गिनाते हैं और वो कहते हैं कि जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं भारत की, उनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने के बारे में सोच रहे हैं। पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन क्या है, हमसे, आपसे, दुनिया से छिपी हुई नहीं है। और इमरान खान, वहाँ की सेना और खुद ये शाह महमूद कुरैशी भी जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय डीप ट्रबल में है। जो 11 दलों का एक वहां पर गठबंधन बना है, पीडीएम करके, उसकी कई जगहों पर रैलियां हो चुकी हैं और हर रैली पहली रैली से बड़ी हो रही है। लोग जुट रहे हैं। उन्होंने कॉल दिया है कि 31 जनवरी तक या तो इमरान खान पद छोड़ दें या इस्लामाबाद के घेराव के लिए तैयार रहें। उन्होंने ऐलान किया है कि लाहौर से लेकर के पाकिस्तान के हर इलाके से लोग इस्लामाबाद के लिए कूच करेंगे और इस्लामाबाद को घेर करके बैठ जाएंगे। तो ये जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन पर विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। इस समय पाकिस्तान की हालत ये है कि टूटने के कगार पर बैठा हुआ है। गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। तो ये शाह महमूद कुरैशी का जो बयान है, इसके मायने क्या हैं? और अगर पाकिस्तान के दिमाग में कोई खुरापात है कि अपनी तरफ से भारत पर किसी तरह का अटैक कर दिया जाए छोटा मोटा, और भारत को उकसाया जाए, और जब भारत अटैक करे तो ये शोर मचाया जाए दुनिया के सामने कि देखो भारत ने अटैक कर दिया है, हम तो उसका मुकाबला करने के लिए बाध्य हैं। क्या मायने हैं इसके और भारत की तैयारी कितनी है? मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, वॉर, इन सब से अच्छे तरीके से वाकिफ और निपटने वाले, और चाहे पूर्वी लद्दाख हो, पूर्वोत्तर हो, घाटी हो, हर जगह तैनात रहे रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच साहब से हम लोग इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि भारत की तैयारियां कैसी हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी का जो ये बयान आया है, इसके संदर्भ में हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। सिवाच साहब, आपका बहुत स्वागत है मेरे शो में। धन्यवाद चौधरी साहब। सिवाच साहब, शाह महमूद कुरैशी का जो ये दावा है, इसको सुनने के बाद आप हंसे या कोई और प्रतिक्रिया आपके भीतर से आई? बिल्कुल ठीक बोला आपने चौधरी साहब। बहुत ही हंसने वाली बात है और ये फॉल्स एलिगेशन है। एक बार हम पहले ये सोचते हैं कि इसने जो ये चार एलिगेशन के कारण लगाया है कि भारत कुछ करने वाला है, कि उसमें कितनी सच्चाई है, पहले उसको थोड़ा सा सोचा जाए। देखो, इसमें जो चार बातें बताई कि जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। देखो, एब्रोगेशन हुआ है जब से आर्टिकल 370 और 35A, पूरा जम्मू एंड कश्मीर एक प्रकार प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने सोचा था वहां खून खराबा होगा, लोग सड़कों पर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सच्चाई ये है
कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी जारी है भारत के जम्मू एंड कश्मीर में। पहले पंचायत इलेक्शन हुए, फिर अर्बन बॉडी के इलेक्शन हुए, और अभी जो है डीडीसी के जो इलेक्शन होने हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, वो भी बहुत सक्सेसफुल है। वहां पर डेवलपमेंट होती जा रही है, और इसके साथ साथ जो टेररिज्म में है उसमें काफी कमी आई है, और जो रेडिकलाइजेशन हो रही थी साउथ कश्मीर में उसमें बहुत भारी गिरावट आई है, और उसके कारण कुछ बच्चे जो चले भी गए थे वो भी वापस आने को तैयार है। तो ऐसी हालात के अंदर पाकिस्तान तो बुखलाएगा, उसकी तो सारी ये चीज फेल होगी। जो दूसरा पॉइंट बताया उन्होंने फार्मर एजिटेशन का, देखो फार्मर एजिटेशन जो है वो हमारा इंटरनल मामला है, और फार्मर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कोई शक नहीं। भारत मानता है जय जवान जय किसान, दोनों ही भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का जो सिपाही है वो बॉर्डर को गार्ड करता है, और भारत का जो फार्मर है वो अन्नदाता है, और इसमें शक और सवाल नहीं। अगर उनको कोई ना कोई शंका है या कोई ना कोई बात में है तो ये बातचीत होगी, और मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी इसको समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, और आपस में तालमेल करके एक ऐसे नतीजे में पहुंचा जाएगा जिससे फार्मर को भी फायदा है, और आने वाले समय में जो हम चाहते हैं नई क्रिया प्रथा को लाना वो भी आ जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है ये फार्मर की जो प्रॉब्लम है वो इंटरनल है, वो सॉर्ट आउट करेगी। जो तीसरा उसने बोला कि भाई भारत के अंदर जो मुसलमानों की जो स्थिति है वो खराब है। अरे किसको बता रहे हो आप? तो 23% से चले थे माइनॉरिटीज जब थी, पाकिस्तान आजाद हुआ था, आज वो घट के 2% रह गई। भारत का तो एक ऐसा है कि जो 10% थे मुसलमान हमारे पास, आज वो 15% हो गए, क्योंकि भारत के अंदर चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर हैं। और देखो मैं तो उस फौज से हूं, जम्मू एंड कश्मीर राइफल से, जिसमें 50% जो जवान है वो मोमदन है, और हमें इनके ऊपर गर्व है। वो भारत के लिए खून बहाते हैं, भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इसलिए ये जो बातचीत कर रहे हैं शाह मोहम्मद कुरैशी, ये बिल्कुल बकवास है कि माइनॉरिटीज जो है भारत के अंदर बिल्कुल एक तरफ से दुरुस्त है, और हम भारत एक सेकुलर देश है। भारत जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के रिलीजन के ऊपर कोई बंटवारा नहीं करता। तो ये भी बात जो है बिल्कुल गलत है। और जो चौथी बात जो उसने बताया कि माहौल खराब हो रहा है या जो कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस है, उसको तो आप एक प्रकार से सच्चाई ये है कि पूरा वर्ल्ड भारत की तरफ देख रहा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं वो जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कि ये बना रहा है, अभी दवाई बना रहा है इसके लिए, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन। वो भारत जैसा कोई नहीं, क्योंकि भारत जो है फार्मास्यूटिकल में सुपर पावर है, और भारत जो दवाई बनाएगा वो सस्ती भी होगी और वो हर जगह पहुंच भी पाएगी। तो इसलिए वो सब के सब इस इंतजार में है कि भारत कब दवाई बनाए और कब वो उनको डिस्ट्रीब्यूट होगी। और वो भारत इस स्टेज में 4 कंपनियां ऐसी हैं जो कि लास्ट स्टेज में पहुंच गई, और भारत आने वाले समय में सबसे पहले नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है कि जो हमारे साथी हमारे हैं, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, उनको दवाई दी जाए, और फिर बाकी लोगों को भी, क्योंकि भारत के अंदर इतनी क्षमता है कि भारत दवाई अपने ही पॉपुलेशन के लिए नहीं बाकियों को भी दे पाएगा। तो ये इसमें भी कोई वो नहीं है सच्चाई। और सच्ची बात यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना कि भारत ने कोरोना वायरस को बहुत अच्छा कंट्रोल किया, और जो जितने लोगों को कोरोना वायरस होता है फर्टिलिटी रेट सबसे कम है। तो इसमें भी कोई तथ्य नहीं। तो फिर सच्चाई क्या है? देखो सच्चाई ऐसे है कि जो शाह मोहम्मद कुरैशी ने यूएई अबू धाबी में ये बोला, क्या वजह है, क्या क्या चाहते हैं वो बोलना? तो उनकी 3-4 बातें हैं। एक तो वो कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं सऊदी अरेबिया को और यूएई को कि देखो हम अभी मुसलमान देश हैं और आप भी हैं, और हम अभी आज की तारीख में प्रॉब्लम में हैं, और हमारे ऊपर भारत कुछ करने वाला है, और इसलिए आप हमारी मदद करें। क्योंकि अभी जो हुआ क्या है, चंद एक समय में सऊदी अरेबिया और यूएई ने दोनों ने पलटा झाड़ लिया है पाकिस्तान से। सऊदी अरेबिया ने आपका जो लोन दिया था उसको वापस मांग लिया है,
जो $2 बिलियन का लोन दिया था और 2.4 बिलियन जो दिया था उन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट में जो पेट्रोल के लिए, वो भी वापस मांग लिया है। और इसके बाद यूएई ने क्या किया है कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि फ्रेश वीजा नहीं दिए जाएंगे पाकिस्तान को। तो उससे उसको बड़ा जी। फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब अगर पाकिस्तानी वहां जाके काम नहीं करेंगे तो वही तो पैसा कमा रहे थे फॉरेन एक्सचेंज के लिए, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो पाकिस्तान को लगता है कि अब किस प्रकार से दोबारा रिश्ते बढ़ाए जाएं सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ जो मुस्लिम कार्ड पे, तो वो ये ट्राई कर रहा है। एक तो वजह ये है, और दूसरी जी। वजह जी। ये है कि कहीं ना कहीं आज उसकी इंटरनल सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जो कि 11 पार्टी का अलायंस है, फैजुल रहमान के अंडर, मौलाना फैजुल रहमान के अंडर, उसने 6 रैली की और 6 रैली सारी मेगा। और आपने सही बोला, हर रैली एक रैली जो भी होती गई वो उस पहली रैली से ज्यादा बड़ी थी। और जो लास्ट मीनारे पाकिस्तान लाहौर में हुई तो वो तो काबिले तारीफ थी। और पाकिस्तान का जो इमरान खान है की गवर्नमेंट है पीटीआई की, उसको लग गया है कि उसके दिन अभी नंबर्ड है, और इसमें कोई शक और सवाल नहीं, उसको घबराहट है। क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है हर एक रिस्पेक्ट में। वो इकोनॉमिकली भी फेल हो गई है, और उसके बाद जो है मिलिटरीली भी और डिप्लोमेटिकली भी फेल हो गई, और उसके दिन नंबर्ड हैं। जब दूसरा फेज स्टार्ट होगा एंड ऑफ जनवरी, तो ये गवर्नमेंट रुक नहीं पाएगी। और कहीं ना कहीं जो अभी क्या सोच रहे हैं ये कि कैसे डाइवर्ट किया जाए अटेंशन पब्लिक की, इससे सबसे अच्छा तरीका है कि भारत कुछ कर दे अगर पाकिस्तान पे, तो एंटी इंडिया जो है सेंटिमेंट ही उनको इकट्ठा कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है कि उन्होंने ये एक अल्टीमेटम दे दिया है कि जनवरी के एंड तक या तो ये रिजाइन करे या हम जो इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। अब की बार हुआ क्या है कि पहली बार पाकिस्तान की आर्मी और जनरल बाजवा के ऊपर भी उंगली उठा रही है पब्लिक, और कहीं ना कहीं ये बता रही है कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट को लेके आए थे और ये करप्शन को में हिस्सादार है। तो उससे भी उनको भी प्रेशर पड़ा पाकिस्तान आर्मी को, और पाकिस्तान आर्मी भी कुछ चाहती है कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि डाइवर्ट हो जाए अटेंशन पूरी पब्लिक की। और उससे अच्छा क्या हो सकता है कि भारत के अंदर ऐसा कुछ या तो कोई धमाका करा दिया जाए जिस प्रकार पुलवामा में हुआ, या कहीं और आईडी ब्लास्ट कर दी जाए, या कहीं बैट एक्शन जो है बॉर्डर असॉल्ट टीम जाके बॉर्डर पे करे, कि भारत को फोर्स किया जाए, रिएक्ट करे। और भारत के ऊपर अगर कुछ होता है, भारत अगर कुछ करता है पाकिस्तान में, तो ये दिखाया जाए कि भारत ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया है। और इससे वो भारत जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है उसको लोग भूल जाएंगे और वो इकट्ठे हो जाएंगे। ये भी एक वजह हो सकती है जो पाकिस्तान कर रहा है। तीसरी वजह ये कर रहा है कि चीन का बहुत बड़ा प्रेशर है। चीन और भारत जो अभी लद्दाख के अंदर सिचुएशन है, अभी चीन को समझ नहीं आ रही कि करे तो करे क्या, क्योंकि भारत ने 3 डिवीजन लगा ली है। भारत पूरी तरीके से तैयार है, और भारत ने अपना लॉजिस्टिक बिल्डअप कर लिया है 1.5 साल के लिए। और अभी जो है 15 आई, इसका मतलब हमने अपना अम्यूनिशन वेपन 15 दिन इंटेंस लड़ाई के लड़ने के लिए भी कर लिया है, दोनों फ्रंट पे, चीन के फ्रंट में भी और पाकिस्तान के फ्रंट में ही। और भारत बिल्कुल तैयार है, और भारत की जो फौज है वो काबिल है विंटर्स में रहने के लिए, क्योंकि ग्लेशियर में रहती आई है और बाकी जगह में। और भारत की फौज बैटल हार्टेंड है। चीन को ये बड़ी तकलीफ हो रही है, चीन की फौज वहां रुक नहीं पाएगी। तो कहीं ना कहीं चीन पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है कि भारत के बॉर्डर को एक्टिवेट करो, और ऐसा करो कि भारत का ध्यान बटे, और भारत को फोर्स करो कि वो समझौता करे, क्योंकि वो चाहता है कि कोई फेस सेविंग समझौता हो जाए चीन। तो ये भी एक वजह है, चीन पाकिस्तान प्रेशर कर रहा है। इसीलिए तो 400 से 500 आतंकवादी उसने लॉन्च पैड पे बिठाए हुए हैं, और वो सीज फायर वायलेशन कर रहा है कि कहीं उनको अंदर डाला जाए, कश्मीर घाटी के अंदर तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डाली जाए। और कहीं ना कहीं वो एक प्रकार के चाहता है कि भारत उसको रिएक्ट करे, और वो ये भी कर रहा है कि सिविलियंस के गांवों पे फायर कर रहा है। मगर भारत जो है उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, मगर अपनी समझता है कि पाकिस्तान की गेम प्लान क्या है। तो ये भी एक वजह है जिसके कारण वो कोशिश करेगा भारत को उकसाने की। चौथी बात क्या है, अभी जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, और जो बाइडेन जिस प्रकार से सोचा जाता है, पाकिस्तान समझता है कि
वो हो सकता है पाकिस्तान की तरफ होंगे, क्योंकि जब वो सेनेट थे और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी रहे अमेरिका के ओबामा के साथ, तो उनको पाकिस्तान ने हिलाले पाकिस्तान का अवार्ड दिया, जो जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और उनको लगता है कि वो सॉफ्ट होंगे पाकिस्तान पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो पाकिस्तान को एक प्रकार के टेररिस्ट स्टेट ही ऑलमोस्ट बोल दिया था कि भाई जो $33 बिलियन हमने 20 साल में दिया, वो तो आपने तालिबान को दे दिया जो हमारे साथ लड़ रहे थे, और उसके बाद मिलिट्री एड भी बंद कर दी। तो मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट आने से पहले ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की बहुत स्थिति खराब है और भारत ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, और भारत जो एक्सपेनिज्म की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। तो ये भी एक जो उसकी हो सकती है कि ये रीजन हो। तो ये चार एक रीजन हैं जिसके कारण लगता है कि पाकिस्तान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है अटेंशन, कि अपनी जो फेलियर है इकोनॉमिक में, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट हो गया है। आज उसका कोई दोस्त नहीं है। आज मुस्लिम वर्ल्ड जो 73 साल से आज तक इसके साथ खड़े थे, उन्होंने पलड़ा झाड़ लिया है। सऊदी, यूएई, उसके बाद तुर्की और चीन के अलावा इनके पास कोई दोस्त नहीं। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो अगला पॉइंट ये है कि इनको डर है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको ग्रे से ब्लैक में ना डाल दे, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में। तो वहां भी ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो भी कार्रवाई हो रही है भारत कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद ही विक्टिम है टेररिज्म का, और पाकिस्तान इसके अगेंस्ट अच्छा लड़ रहा है। मगर ये सारी बातें मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड जानता है, सारे लोग सच्चाई जानते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा, और पाकिस्तान की ये जो पूरी सिचुएशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। शिवाज साहब, जैसा आपने जिक्र किया कि लॉन्चिंग पैड पर 350-400 आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार पिछले करीब करीब 1.5-2 महीने से, लेकिन भारत की सतर्कता की वजह से वो घुसपैठ कर नहीं पाए। 19 नवंबर को एक घटना जरूर हुई थी जब नगरोटा में ये लोग सुरंग के जरिए आए थे, और वो सुरंग का निर्माण भी पाकिस्तानी सेना की मदद से ही, इनकी जो इंजीनियरिंग कोर है उसकी मदद से ही बनाई बिल्कुल गई थी। और वो लोग किसी तरीके से घुसपैठ करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया नगरोटा में ही, ट्रक के साथ उनको विस्फोटकों के साथ उड़ा दिया भारतीय सुरक्षा बलों ने, सेना ने। तो ये जो बड़ी घटना करना चाहते थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो ये तक कहा कि पाकिस्तान की साजिश मुंबई जैसा कोई बड़ा अटैक करने की थी, क्योंकि 26 नवंबर भी आ रही थी 2008 में। 26 नवंबर को ही मुंबई पर अटैक हुआ था, और ये लोग उसकी बरसी पर ही एक तरह से फिर से उस तरह का एक सीन क्रिएट करना चाहते थे, भारत को चोट पहुंचाना चाहते थे। लेकिन हमारी सुरक्षा बलों, सेना, इंटेलिजेंस की सतर्कता की वजह से वो नाकाम हो गया। यानी इनकी प्लानिंग तो काफी पहले से है कि किसी भी तरीके से भारत को उकसाया जाए बिल्कुल पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने के लिए, बिल्कुल ठीक ताकि जो ये इंटरनल प्रॉब्लम से, और इंटरनल प्रॉब्लम केवल पीडीएम की तरफ से नहीं है, 11 गठबंधन, जो कि 11 दलों का गठबंधन है, उसकी तरफ से ही नहीं है। ये लोग पेडेमिक से भी त्रस्त हो गए हैं, लोगों को कोई उम्मीद नहीं रह गई है, बेरोजगारी है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, जैसा आपने जिक्र किया। चाहे आपके सऊदी अरब हो, चाहे दूसरे कंट्री हो, वो अब इन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया जो कर्जा ले रखा है वापस दो। चीन की भी एक सीमा, जो रोड बन रहा था उसी का काम बंद कर दिया, ये कह करके कि जब तक ये कोरोना काल चल रहा है तब तक इस पर अभी काम नहीं करेंगे, बाद में सोचेंगे। तो पाकिस्तान जो है वो डीप ट्रबल में है इस समय, और वो डेस्परेट है इस चीज के लिए कि किसी तरीके से भारतीय सेना, भारतीय सरकार उनको ओबलाइज कर दे, ताकि वो जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनसे उबर सके। आपका क्या कहना है मेजर साहब या जनरल साहब? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है, और जैसे बताया $115 बिलियन का तो कर्जा है उनके पास, और उनकी जो फॉरेन रिजर्व $4.2 बिलियन रह गई है।
15 दिन का भी इंपोर्ट नहीं दे सकते। बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए, उनका फॉरेन रिजर्व अफगानिस्तान से भी कम है। इनको $4 बिलियन हर साल पैसा चाहिए इंटरेस्ट पे करने के लिए जो लोन ले रखा है। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट 27% है, हर चीज $1000 से कम नहीं है। पेट्रोल की कीमतें देखो क्या है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट है नहीं। और आप सऊदी अरेबिया, यूएई ने भी अपने लोगों को आने के मना कर देगा, तो पाकिस्तान तो टूटने के एक फाइनेंशियली कगार पे है। और ऐसा भी है चांस कि हो सकता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में कर दे। अगर ऐसा होगा तो ना एशिया डेवलपमेंट बैंक, ना वर्ल्ड बैंक, ना यूरोपियन यूनियन, ना इस्लामिक बैंक, कोई इनको कर्जा नहीं देगा। और ऐसी हालात में इनका क्या होगा यही है। और इसको मद्देनजर रखते हुए वो चाहते हैं कि किसी तरीके से पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट हो। और आपने सही बताया कि जिस प्रकार से वो कोविड-19 को भी हैंडल करने में फेल हो गए, और जिस प्रकार से मारामारी हो रही है, अभी सोचते हैं कि वहां पर केस कम है, क्योंकि वो केस इसलिए कम है क्योंकि टेस्ट ही नहीं करते, ना उनके पास जी। काबिलियत है, ना करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोविड में फेल हो गए, इकोनॉमिकली बिल्कुल बुरी हालात में है, और उसके बाद डिप्लोमेटिकली भी सब पलटा झाड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई जो उनके सबसे बड़े दोस्त थे, वो भी आज पलटा झाड़ गए। तो ऐसे में उनको एक ही चीज लग रही है कि किसी प्रकार से भारत के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि भारत को उकसाया जाए, फोर्स करे, और भारत कुछ करे। तो उससे क्या होगा, पब्लिक जो इंटरनल प्रॉब्लम भूल जाएगी और इकट्ठा हो जाएगी भारत के अगेंस्ट, जैसे होता रहा है। मगर अभी मेरे को लगता है वो बात चलेगी नहीं, क्योंकि जो ओपोजिशन है वो भी बहुत सतर्क है इस चीज में। और जो 11 पार्टी की अलायंस है वो भी जो एक प्रकार से इस बात को बोल रही है कि पाकिस्तान जो कुछ करेगा ऐसा भारत को उकसाने के लिए, इसके लिए हमें चौकन्ना रहना है। क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको भी यही पता है कि यही तरीका है भारत से निपटने का और अपने जो इंटरनल प्रॉब्लम करने का, तो वो कर सकता है। और जिस प्रकार से आपने बोला पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अपने आतंकवादी भेजने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हो क्या गया है, पाकिस्तान जो अपने कश्मीर के अंदर अभी 150 के करीब आतंकवादी रह गए, और जिस प्रकार से ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है वो अगले 1 साल में खत्म हो जाएंगे। तो अब वो फ्रेश लीडर भेजना चाहता है, फ्रेश टेररिस्ट भेजना चाहता है कि कहीं ना कहीं इंटरनली प्रॉब्लम डाले जम्मू कश्मीर में, और भारत पे कोई ऐसा धमाका करे कि जिससे भारत की फौज फोर्सेबली, जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहले किया, ऐसा करे और पाकिस्तान एक प्रकार से विक्टिम बने मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी, और अपने लोगों को भी इकट्ठा करे, और जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है उसको भूल जाए। इसी में ये कार्रवाई कर रहा है। चाहे वो नगरोटा से जो इसने टनल बनाई थी, जिसमें उनके पाकिस्तान के इंजीनियर ने बनाई थी ये टनल, मगर भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो चौकन्नी है, और ये सब चीज को ध्यान दे रहे हैं। और अभी हमने क्या है कि हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो अभी जम्मू और कश्मीर में ही नहीं, पंजाब के इलाके में भी बहुत स्ट्रांग हो गया है। क्योंकि हमें पता है कि ड्रोन से ही हथियार और अम्यूनिशन भेजने की कोशिश कर रहे हैं ड्रग्स के साथ। तो ओवरऑल इंडिया बिल्कुल तैयार है, इंडिया दोनों तरफ से लड़ने के लिए तैयार है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। मगर पाकिस्तान जो ये कोशिश कर रहा है, मुझे लगता नहीं इसको सक्सेसफुल होने देगा भारत, और लगता है कि इमरान खान गवर्नमेंट की उल्टी गिनती शुरू होगी। शिवाज साहब, मुझे 2-3 इंसिडेंट याद आ रहे हैं। एक तो 26 मई 2014, जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पहली बार शपथ ग्रहण करने वाले थे। सार्क देशों के जो राष्ट्र प्रमुख थे उनको बुलाया था उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में। एक जेस्चर था भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का। तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब दिल्ली आए थे। फिर 25 दिसंबर 2015 अफगानिस्तान और मॉस्को से लौटते हुए प्रधानमंत्री लाहौर में उतर गए थे और नवाज शरीफ के घर गए थे। उनकी शायद नातिन का निकाह होने वाला था, उनको भी बधाई देने के लिए और नवाज शरीफ को भी जन्मदिन की बधाई देने के लिए। ये कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक माने गए थे भारत की तरफ से कि जो जमी हुई बर्फ है उसको पिघलाना, एक दूसरे को भरोसे में लेना, भरोसा जीतना। और कहीं जो शख्स सुबह हैं नरेंद्र मोदी को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के पाकिस्तान में जिस तरह का विश्वमन किया जाता है कि ये तो संघ की पृष्ठभूमि के हैं, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ ही हैं,
तो उस तरह की चीजों को, उस भ्रम को तोड़ने के लिए। लेकिन 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री लाहौर गए और 2 जनवरी को पाकिस्तान की तरफ से पठानकोट एयरबेस पर, एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने उड़ी में अटैक किया जिसमें हमारे कई सैनिक सोते हुए मारे गए। इसके बाद इन्होंने फरवरी के पहले पखवाड़े में पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद कर दिया। और इसी के बाद भारत ने कड़े कदम उठाए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, या फिर उसके बाद अगर हम 2019 अगस्त 5 की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े बदलाव का जो फैसला किया था कि 370 और 35A को टर्न डाउन किया गया और कश्मीर का झगड़ा ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो पाकिस्तान ने क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सदाशयता दिखाई थी, जो सौहार्द दिखाया था, जो पहलकदमी की थी, उसको एक्सेप्ट ना करके पीठ में छुरा घोंपने का जो काम किया था पाकिस्तानी सेना ने, आईएसआई ने, वहां की जो चरमपंथी संगठन है उन्होंने, अब पाकिस्तान उसी का खामियाजा भुगत रहा है कि इंटरनेशनली एकदम वो सिंगल आउट होकर के रह गया है, अर्थव्यवस्था उसकी चौपट होकर के रह गई है, कोई उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। और जब उसकी तमाम कोशिशें खत्म हो गई हैं तो अब वो साजिशों पे उतर आया है कि किसी तरीके से भारत को प्रवोक किया जाए, जो इंटरनल सिचुएशन है उनसे ध्यान हटाने के लिए। बिल्कुल ठीक बोला। देखो चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छा बताया। देखो जो मोदी साहब थे, जब वो गवर्नमेंट बनाई उन्होंने अपने एनडीए वन, वो चाहते थे भारत और पाकिस्तान के रिलेशन बनने, इम्प्रूव होने चाहिए। देखो आप अपने नेबर को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए रिलेशन अच्छे होने चाहिए। और ये भी कहावत है कि अगर भारत और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशन हो जाएं, आपस में संबंध अच्छे हो जाएं, तो दोनों में पावर्टी है। भारत तो बहुत आगे निकल गया है। भारत के तो जो इकोनॉमी है 6 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से। भारत की जीडीपी बहुत बड़ी है और भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है 15 गुना ज्यादा है। तो भारत चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर भी खुशहाली हो और दोनों देश अगर इकट्ठे मिलते हैं तो फायदा है। मगर जो मोदी ने पॉलिटिकल रिस्क लिया कि एक बार तो बुलाया, उसके अपने जो स्वेरिंग इन थी वो ठीक है, उसमें तो औरों को बुलाया, मगर जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से पॉलिटिकल गैम्बल किया कि वो लैंड करके पाकिस्तान में, और उसके बाद वो नवाज शरीफ की जो नाती की उसकी लड़की जो शादी में गए, वो एक बड़ी पहल थी कि भी रिलेशन को आपस में इंप्रूव करा दे। मगर पाकिस्तान के अंदर जो पावर है वो पॉलिटिकल बॉसेस के पास नहीं है, और वो है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई, जिसको डीप स्टेट बोलते हैं। उनको नहीं, वो नहीं चाहते कि भाई भारत, पाकिस्तान और भारत के रिलेशन इंप्रूव हो, क्योंकि उनका वजूद ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट है। अगर भारत के रिलेशन और पाकिस्तान के रिलेशन ठीक हो गए तो उनका फिर वजूद ही नहीं रहेगा। तो वो नहीं चाहते थे कि ये नवाज शरीफ जो कदम बढ़ा रहा था, क्योंकि मोदी साहब गए थे तो उन्होंने भी कुछ ऐसा करना चाहते थे कि रिलेशन इंप्रूव हो। मगर इससे पहले ही पाकिस्तान की जो आर्मी है और डीप स्टेट है उसने ये पठानकोट करा, फिर उड़ी। तो और उसके बाद ये भी सच्चाई है, नवाज शरीफ को अपनी पावर, अपनी सीट गुमानी पड़ी, क्योंकि वो भारत के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते थे। ये पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो नहीं चाहती। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती है उसको गिरा देते हैं। और तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिराने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही था कि वो भारत के साथ रिलेशन इंप्रूव करना चाहते थे। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई नहीं चाहती और उन्होंने उसको एक प्रकार से उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया। तो अभी सच्चाई ये है कि भारत हरदम चाहता है पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन हो, क्योंकि हम बहुत आगे पहुंच गए। ये छोड़ो, आप देखो 1971 में पाकिस्तान के से बांग्लादेश निकला। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह गरीब था। आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बांग्लादेश। उसके अंदर वो एक प्रकार टेक्सटाइल का सुपर पावर बन गया। उसके पास जो है रूरल और आपकी हेल्थ और जो आपकी बैंकिंग है वो सबसे अच्छा है।
और कहाँ अभी कहाँ बांग्लादेश पहुंच गया और कहाँ पाकिस्तान आ गया। तो मतलब है पाकिस्तान को समझना चाहिए, अगर वो आतंकवादी का सहारा लेगा, आतंकवादियों को पालेगा पोसेगा, और वो बताया था जैसे कि अगर आप सांप अपने घर में पालोगे कि जाके वो डसेंगे आपके नेबर को, तो एक दिन आपको डसेंगे। और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आज उसकी इकोनॉमी की बुरी हालत है, टूटने के कगार पे है, टेररिज्म बहुत बढ़ गया है। और सच्चाई है, कहीं भी टेररिस्ट एक्शन होता है वर्ल्ड के अंदर तो उसकी रूट देखो आप पाकिस्तान में मिलेगी। इन हालात में पाकिस्तान को समझना चाहिए, ये आतंकवाद के साथ रहना छोड़ दें आप, काउंटर टेररिज्म और ये आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म छोड़ दें, और भारत के साथ अगर उनके रिलेशन अच्छे होंगे तो पाकिस्तान को बहुत फायदा है। मगर प्रॉब्लम क्या है, वहां की जो पावर है वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई है, उनका वजूद ही एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, वो नहीं चाहते भारत के साथ रिलेशन इंप्रूव हो। तो इसलिए जो जो गवर्नमेंट है वो गिराई जाती है आर्मी से, अगर वो रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, और यही नवाज शरीफ के साथ। जनरल AK सिवाच साहब, आप जुड़े और आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू चौधरी साहब, जय हिंद।